स्टैटिस्टिक्स 2 क्लासेस में अपन खत्म करेंगे। कुछ पोर्शन आज, कुछ पोर्शन अगली क्लास में, कल की क्लास में पढ़ेंगे। और स्टैटिस्टिक्स में टोटल 2 पार्ट हैं। एक पहला पार्ट जो है उसको अपन बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपने मीडियन, मीन और मोड पढ़ना है। इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारी सेंट्रल वैल्यूज हैं। मीन सेंट्रल पोजीशन होती है, मीडियन मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो एक पार्ट इसका ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, और दूसरा जो पार्ट है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में फिर आपका वो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम सारी बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट इसमें वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट हेडिंग है आपका स्टैटिस्टिक्स। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो सबसे पहला इसमें अपन पढ़ते हैं मीन। मीन में अपन ने 3 मीन पढ़ने हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये सब आप एपी में भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लें। तो जब आपको ऑब्जर्वेशन देते हैं तो ऑब्जर्वेशन आपका एक आता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब है आपको जो ऑब्जर्वेशन दिए होंगे वो सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन दिए होंगे विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी, उनको अपन बोलते हैं अनग्रुप्ड। और दूसरा टाइप का जो डेटा होता है वो होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है। मतलब टोटल वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेटा। एक तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपको दिए होंगे, दूसरा ऑब्जर्वेशन विथ देयर फ्रीक्वेंसी दिए होंगे, तीसरा आपको ऑब्जर्वेशंस की रेंज दिया होगा कि 0 से 10 तक। जैसे मैंने एक टेस्ट लिया बच्चों का 50 मार्क्स का, उसमें 0 से 10 तक स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं, 10 से 20 तक स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं। इस तरीके से जब इंटरवल देते हैं तो फिर अपन उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी दी जाती है। मतलब 5 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं, 6 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक जो सबसे पहला होता है वो होता है अनग्रुप डेटा, जिसको अपन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन देते हैं विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी। जैसे एक पर्टिकुलर बच्चे के 10 टेस्ट में मार्क्स मैंने आपको बोले, कभी 5 मिला, कभी 7 मिला, कभी 9 मिला, इसको अपन बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा। तो 3 टाइप का डेटा आपको आता है, और उसमें सबसे पहला जो टाइप है अनग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे यहाँ पर, और एक्स बार होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आई का वैल्यू फ्रॉम 1 to n। सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं सबको ऐड कर दीजिए। अरिथमेटिक मीन भी आप ऐसे ही निकालते थे, इसी को अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। मीन, ये अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक तो ये मेथड हो गया कि सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके एन से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा इसमें एक मेथड आती है जिसको अपन बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में जब डेटा आपके पास बहुत बड़ा होता है तो हर ऑब्जर्वेशन में से कुछ मीन, कुछ नंबर जो है वो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। एज्यूम्ड मीन उसको बोलते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। हर ऑब्जर्वेशन में से मैं यदि कैपिटल ए सबट्रैक्ट कर दूं तो हमारा जो डेटा है वो बहुत ज्यादा, मतलब छोटा हो जाएगा। जब डेटा आपको बहुत ज्यादा ज्यादा दिया हो तो अपन लगभग बीच की वैल्यू जो है वो हर ऑब्जर्वेशन में से सबट्रैक्ट करके डेटा को छोटा कर लेते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। मतलब इसी मीन को कैलकुलेट करने के लिए जब ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज बहुत बड़ी हो तो फिर अपन
ये कंसेप्ट का यूज करते हैं कि दिस मीन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला विच इज एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी आई डिवाइडेड बाय एन आई फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर डी आई जो है, डी आई इज द डेविएशन। हर ऑब्जर्वेशन में से हमने कैपिटल ए सबट्रैक्ट किया है और इस कैपिटल ए को अपन यहाँ पर अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। इट्स कॉल्ड अज्यूम्ड मीन। तो इससे भी कोई फर्क नहीं आता, मीन आपको वही मिलेगा जो ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन से, ऊपर वाले फॉर्मूला से मिला था। बस अब यहाँ पर यह है कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हर ऑब्जर्वेशन में से ये एज्यूम्ड मीन सबट्रैक्ट कर देना। तो जो डी आई मिलेंगे, अब एक्स आई की जगह पर अपन ने डी आई यूज करना है। डी आई का मीन निकाल लेंगे और फाइनल आंसर लिखते वक्त जो एज्यूम्ड मीन आपने हर ऑब्जर्वेशन में सबट्रैक्ट किया था वो ऐड कर देना है। यहाँ पर कैपिटल ए को ऐड किया गया है, ये याद रखना। दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। और इसमें एक और मेथड होती है जिसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। डेटा को और ज्यादा छोटा करने के लिए हम यहाँ पर और भी ज्यादा यदि छोटा करना है आपको डेटा, तब इसमें एक और बात की जाती है कि हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं यूआई। यूआई क्या होता है? हर ऑब्जर्वेशन में से कुछ मीन सबट्रैक्ट कर दिया और डिवाइडेड बाई हमने सी से कर दिया। सी कोई नंबर है तो डेटा और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ए आपका वही है, सेम एज्यूम्ड मीन। तो डेटा को और ज्यादा छोटा कर दिया। अब आप इस यूआई का मीन निकाल लीजिए। मतलब मीन कैसे निकालते हैं? सिग्मा यूआई आई फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n। इसको जिस सी से आपने डिवाइड किया था उस सी से मल्टीप्लाई करना, और जो ए आपने सबट्रैक्ट किया था वो ए हम इसमें ऐड कर दें। ये हमारा फाइनल बन जाए। तो ये 3 मेथड है। दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। इसको स्टेप डेविएशन मेथड। इससे भी मीन निकाला जा सकता है। डेटा को बहुत ज्यादा छोटा करना हो तब अपन ये कंसेप्ट का यूज करते हैं। तीनों से बातें बिल्कुल बराबर आएंगी। यहाँ पर डेविएशन से का मीन निकाल के अज्यूम्ड मीन ऐड कर दिया है। यहाँ पर यूआई का मीन निकाल के फिर उसमें जो सी से आप, मतलब उल्टा करना है। आप यदि हर ऑब्जर्वेशन में ए सबट्रैक्ट कर रहे हो, सी से डिवाइड कर रहे हो, तो फाइनल आंसर जो यूआई का आप मीन निकालोगे, यूआई का मीन जो है वो ओरिजिनल डेटा का मीन नहीं होगा। ओरिजिनल डेटा के मीन तक पहुंचने के लिए आपने इस यूआई के मीन को सी से मल्टीप्लाई करना होगा और ए को ऐड कर देना होगा। सो यू गेट दिस मीन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। जब आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिए होंगे x1 x2 x3 अप टू xn। अब अपन बात करते हैं, दिस इज फॉर अनग्रुप डेटा। अभी अपन बात करते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ये है अनग्रुप। अब दूसरी बात अपन करेंगे ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा में दो टाइप का फ्रीक्वेंसी आपको देते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों में आपको फर्क बताया। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हर ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn दिए जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn। इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो आपको यहाँ पर दिया जाता है वो इंटरवल दिया जाता है कि 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे देंगे कि ये f1 टाइम्स, ये f2 टाइम्स, ये f3 टाइम्स। इसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और दोनों भी केसेस में, चाहे आपको ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो,
आप जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो इन वैल्यूज की मिड पॉइंट ले लेना। 0 और 10 का मिड पॉइंट 5 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो कंटिन्यूअस है वो इनडायरेक्टली डिस्क्रीट में पहुंच जाता है। इनको फिर अपन एक्सआई बोल देंगे, ये आपकी एफआई है। तो अब ये वाला केस भी इसमें कन्वर्ट हो गया। तो चाहे आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दें, चाहे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दें, ऑब्जर्वेशन का जब आपको मीन निकालने आएगा तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो अब यही फॉर्मूले जब आप इन दो के लिए लिखेंगे, ग्रुप डेटा के लिए लिखेंगे, तो ग्रुप डेटा के लिए पहला वाला आपका क्या लिखा जाएगा, एक्स बार। बस कुछ नहीं करना है, एक्स आई के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब हर ऑब्जर्वेशन को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मतलब अब जो फॉर्मूला हो जाएगा, इट इज सिग्मा एक्स आई एफ आई फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा कैपिटल एन। यहाँ पर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पर जो कैपिटल एन है ये सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी है, आई फ्रॉम 1 to n। क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है, पहला ऑब्जर्वेशन F1 टाइम, दूसरा ऑब्जर्वेशन F2 टाइम, तीसरा ऑब्जर्वेशन F3 टाइम्स और nth ऑब्जर्वेशन Fn टाइम्स ऐड होगा। तो जब आप F1, F2, F3, Fn को ऐड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे, कितने ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर कैपिटल एन से डिवाइड, हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही डिवाइड होता है, बट यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ रही है हर ऑब्जर्वेशन की, इसलिए कैपिटल एन लिखते हैं। स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कैपिटल एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर एफ आई से मल्टीप्लाई होगा। अब इसी को आप अज्यूम मीन मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो, सेम है फॉर्मूले। मतलब यहाँ पे भी दूसरा मेथड एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई, अब आ जाएगा डी आई फ्रॉम 1 to n और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन ही रहेगा। और बातें वही हैं, यहाँ पर जो डी आई होगा वो एक्स आई माइनस ए है, और ए आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, ए को बोलेंगे एज्यूम्ड मीन, और इसी कारण इस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा और लास्ट, जब आप ये सिचुएशन देखेंगे तो एक्स बार बराबर ए प्लस सी इंटू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। और यहाँ पर जो यू आई हमने कंसिडर किया है वो हर ये, इसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। तो तीनों प्रकार के डेटा के लिए मैंने आपको मीन लिख के बताया। मीन निकालने के 3 मेथड है, 3 में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। बस याद रखें, हर ऑब्जर्वेशन में यदि आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनल आंसर में उसको ऐड करना है। हर ऑब्जर्वेशन में आप कुछ सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड भी कर रहे हो तो फाइनल मीन में जब आप लिखेंगे आंसर तो एज्यूम्ड मीन ऐड होगा और वो सी से मल्टीप्लाई होगा। यही चीज यहाँ पर भी लिखी है, यही चीज यहाँ पर लिखी है, दोनों बातें सेम है, बस ये फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं। सो वी गेट दीज 3 फॉर्मूला। ये अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला है, और मैं अभी इसके बाद अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको बता रहा हूँ। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, सो पहला आप प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये पहला पेज है। दूसरा पेज प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ, लिखो आप, मैं नहीं लिख रहा, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ a set of value
sum of deviations of a set of values from their arithmetic mean is 0. From their arithmetic mean is 0. Sum of deviations of a set of observation from their arithmetic mean is 0. ये हमेशा याद रखिए. मतलब जो आपने प्रॉपर्टी लिखी वो ये है कि मैं यदि ऑब्जर्वेशन ये 5 ऑब्जर्वेशन ले लेता हूँ, ये 5 ऑब्जर्वेशन का यदि आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो 15/5 3 आता है. 5 4 9 3 12 2 14 15/5 3 आता है. और अब आप क्या कर रहे हैं, डेविएशन हर ऑब्जर्वेशन का इस अरिथमेटिक मीन से जब डेविएशन निकालोगे 1 - 3 पहले ऑब्जर्वेशन का डेविएशन, दूसरे ऑब्जर्वेशन का डेविएशन, तीसरे ऑब्जर्वेशन का डेविएशन, चौथे ऑब्जर्वेशन का डेविएशन और पांचवें ऑब्जर्वेशन का डेविएशन. दीज आर द डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन. इनका जब आप सम निकालोगे, इनको जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे ये जो क्वांटिटी आती है ये 0 आती है. ये आपने प्रॉपर्टी लिखा. सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0. ठीक. दूसरा लिखेंगे प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, the sum of squares of deviations. अब यदि आप ये जो डेविएशन निकाले हैं इन्हीं स्क्वायर के डेविएशन इन्हीं डेविएशंस के स्क्वायर का सम करें. the sum of squares of deviations from arithmetic mean sum of squares of deviation is minimum when the deviation is taken about their mean. When the deviation is taken about their mean. आगे आप पढ़ेंगे जब डेविएशन निकालते हैं तो डेविएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू एनी नंबर, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन, विथ रिस्पेक्ट टू मॉड और विथ रिस्पेक्ट टू मीन निकाल सकते हैं. और इन सारी बातों में जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो तब आएगी जब आप ये डेविएशंस मीन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे. मतलब हर ऑब्जर्वेशन का जब आपने डेविएशन निकाला, ये डेविएशन यदि आप मीन के रिस्पेक्ट, जैसा अभी हमने किया, मीन हर ऑब्जर्वेशन में से सबट्रैक्ट कर दिया, अब यदि आप इनके स्क्वायर का सम निकालोगे तो वो मिनिमम आए. यदि आप डेविएशन किसी और तीसरे नंबर, मतलब इस 3 के अलावा किसी और नंबर से डेविएशन निकालोगे तो उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी. मीडियन के रिस्पेक्ट में भी बड़ी वैल्यू मिलेगी, मोड के रिस्पेक्ट में भी बड़ी वैल्यू मिलेगी. सबसे छोटा जो सम आता है वो केवल आता है तब जब आप इस डेविएशन को विथ रिस्पेक्ट टू देयर मीन लो. ठीक है. तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन is minimum when the deviation is taken about their mean. जब डेविएशन को आप उसके मीन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे. डेविएशन का मतलब है कि हर ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर सबट्रैक्ट करना है, DI बनाना है. और DI बनाने के लिए आप कोई भी नंबर सबट्रैक्ट कर सकते हो. वो आपका एज्यूम नंबर हो सकता है या फिर आप डेविएशन मीन के रिस्पेक्ट में, मीडियन के रिस्पेक्ट में या मोड के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं. लेकिन जब आप डेविएशन मीन के रिस्पेक्ट में निकालोगे तब ये क्वांटिटी सबसे छोटी देगी. इनके स्क्वायर का सम सबसे छोटा आएगा, मिनिमम आएगा. इसको याद रखिएगा. थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कि अब आपके पास मान लो n ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन है और हर ग्रुप का आपको मीन दे रखा है. अब मैं यदि कंबाइंड ग्रुप का मीन आपसे पूछूं तो वो क्या होगा. मतलब जैसे ऐसी बात है कि मेरे पास यदि 3 क्लासेस हैं, पहली क्लास में मेरे को 5 बच्चे हैं, मान लो दूसरी क्लास में 10 बच्चे और तीसरी क्लास में 15 बच्चे हैं. पहली क्लास में 5, दूसरी क्लास में 10 बच्चे, तीसरी क्लास में 15 बच्चे. पहली क्लास का मीन मेरे को मालूम है, दूसरी क्लास का मीन मेरे को मालूम है, तीसरी क्लास का मीन मेरे को मालूम है. इंडिविजुअल मीन पता है, इंडिविजुअल साइज पता है क्लास की. साइज का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो फिर मैं यदि सारी तीनों क्लास को कंबाइन कर दूं, मतलब 5, 10 और 15 सब बच्चों को मिला देता हूं तो टोटल 30 स्टूडेंट हो जाते हैं. अब वो 30 स्टूडेंट्स का यदि मेरे को मीन निकालना है, मतलब कंबाइंड ग्रुप का मीन आपको जब निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे. तो मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पर
मेरे पास मान लो आप इसमें हेडिंग डाल सकते हो अरिथमेटिक मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप, मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज ऐसा भी लिख सकते हैं, मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऐसा भी लिख सकते हो। कंपोजिट सीरीज या कंबाइंड ग्रुप कैसा भी वर्ड आएगा, मीनिंग सबका यही है कि मेरे को अलग अलग क्लासेस दी जाएंगी, उनके मीन दिए जाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग मीन दिए जाएंगे, और कंबाइंड ग्रुप का जब मेरे को मीन निकालना होगा तो मैं ये बता सकता हूँ। तो मैं वो लिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको कि इफ x1 बार कॉमा x2 बार अप टू xk बार आर मीन ऑफ k ग्रुप्स ऑफ साइज, साइज का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने मान लिए n1, दूसरे ग्रुप के लिए n2 और तीसरे kth ग्रुप के लिए हमने n के मान। तो दीज आर दी मीन्स, मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे पास k क्लासेस हैं। पहली क्लास में n1 स्टूडेंट्स हैं, उसका मीन x1 बार है। दूसरी क्लास में n2 स्टूडेंट्स हैं, उसका मीन x2 बार है। kth क्लास में nk स्टूडेंट्स हैं, उसका मीन xk बार है। So if these are the mean of n groups of size this, then the mean of combined group या combined series is, इसको अपन x बार से डिनोट कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अप टू nk xk बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 अप टू nk, इसको बोलेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास पहला ग्रुप है, इसमें 10 बच्चे हैं और इसका मीन मेरे पास मान लो 5 है। दूसरा मेरे पास 15 बच्चों का एक ग्रुप है और उसका मीन मान लो मेरे पास 10। अब मेरे को यदि ये पूरा ग्रुप को मिला दें, कंबाइंड ग्रुप का मीन निकालना, ये हमारा x1 बार हो गया, ये x2 बार हो गया, ये n1 हो गया 10, ये n2 हो गया 15। अब मेरे को कंबाइंड ग्रुप का मीन निकालना है x बार। तो अपन क्या करेंगे, जब आप मीन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय मीन, तो वी गेट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमको पहली क्लास के स्टूडेंट का सम मिल जाएगा। तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा ये, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम 25। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 200 बाय 25 8 हो जाएगा, ये आंसर है। तो कंबाइंड ग्रुप का जो मीन आएगा वो 8 है। पहले ग्रुप का मीन यदि 5 है, दूसरे ग्रुप का मीन यदि 10 है, तो पूरे दोनों ग्रुप को यदि मिला दोगे तो कंबाइंड ग्रुप का मीन 8 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको लिखा है, ये दो के लिए पर्टिकुलर केस के लिए बताया। जनरल यदि k क्लासेस है उनके लिए फॉर्मूला ये बनेगा। तो ये नोट कर लीजिए, इन तीनों प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब मैं जीएम पे बात कर रहा हूँ, फिर हम एचएम पे बात करेंगे और फिर हम इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, पर एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, तो मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन। चलते हैं तो थर्ड हेडिंग विच इज ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ भी वही है, ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डेटा के लिए मेरे पास यदि n ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 xn, और वो n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन मेरे को निकालना है। तो n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सारे नंबर्स का अपन प्रोडक्ट कर देते हैं और होल रेज़ टू द पावर 1/, ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला है। ये आपने जीपी में भी पढ़ा था।
अरिथमेटिक मीन में सबको ऐड करके n से डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में सबका प्रोडक्ट करके nth रूट ले लेते हैं, so we get ज्योमेट्रिक मीन। इसी ज्योमेट्रिक मीन को लिखने का एक तरीका और होता है, इफ यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, यदि हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग g बराबर, इस पे जब लॉग लगाओगे तो 1/n लॉग की प्रॉपर्टी से सामने आ जाएगा। लॉग जब इधर अप्लाई होगा तो ये log x1 प्लस log x2 अप टू log xn बन जाए। तो आप इसी बात को ऐसा लिख सकते हो, ये log g बराबर इतना है तो g बराबर एंटी लॉग ऑफ लिख सकते हैं। तो इसी g को अपन लिख सकते हैं और इट इज इक्वल्स टू g बराबर एंटी लॉग ऑफ 1/n, और इसको लिख सकते हैं सिग्मा log xi i फ्रॉम, तो ये log के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज द एंटी लॉग ऑफ मीन ऑफ ऑल लॉग्स, एंटी लॉग ऑफ मीन ऑफ ऑल लॉग्स। मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशन के मैं यदि लॉग लगा दूं और उनका मीन का यदि एंटी लॉग ले लूं तो ज्योमेट्रिक मीन आता है। ज्योमेट्रिक मीन को ऐसे भी कहीं कहीं डिफाइन करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज एंटी लॉग ऑफ मीन ऑफ ऑल लॉग्स। क्यों? अब यदि आपको हर ऑब्जर्व, मतलब डिस्क्रीट की मैं बात कर रहा हूं, अब ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं कि x1 ऑब्जर्वेशन f1 टाइम रिपीट हुआ है, x2 ऑब्जर्वेशन f2 टाइम रिपीट हुआ है और xn ऑब्जर्वेशन fn टाइम रिपीट हुआ है, तब यदि आप उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हो तब ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखेंगे? तो सेकंड सिचुएशन में ज्योमेट्रिक मीन लिखने के लिए क्या करेंगे? x1 यदि f1 टाइम रिपीट हुआ है, मतलब x1 इंटू x1, x1 इंटू x1 इंटू x1 अप टू f1 टाइम्स, तो इसको x1 पावर f1 लिखेंगे। फिर ऐसे ही इंटू x2 f2 टाइम रिपीट हुआ, और मान लो हमारे पास ऐसे ऐसे के ऑब्जर्वेशन है, ये f के टाइम रिपीट हुआ, एंड होल रेज टू द पावर 1 अपॉन कैपिटल N आ जाएगा। यहाँ पर कैपिटल N क्या होगा? कैपिटल N इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी i फ्रॉम 1 to। यदि मेरे पास n ऑब्जर्वेशन है और हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मेरे को दी है तो फिर मैं ज्योमेट्रिक मीन ऐसे करके निकाल लूँ। x1 पे पावर f1 का मतलब हुआ x1 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 f1 टाइम्स प्रोडक्ट करना है, फिर इंटू x2 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 f2 टाइम्स प्रोडक्ट करना है, और इस तरीके से सबका प्रोडक्ट करके होल पावर 1/n। बिल्कुल वही फॉर्मूला है सेम, बस इन दोनों में फर्क ये हुआ है कि यहाँ पर x1 केवल एक ही बार आया था, यहाँ x1 f1 बार आया है, इसलिए हमने x1 को यहाँ एक ही बार लिखा, यहाँ पर हमने x1 को f1 बार लिखा, x1 इंटू x1 इंटू x1 इंटू x, बाकी पूरी चीज बिल्कुल वैसी है। अब इसी को यदि आप एंटी लॉग के टर्म्स में लिखेंगे तो और इट कैन बी रिटन g इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, उसका एंटी लॉग लगेगा 1/n, सामने आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा i फ्रॉम 1 to n, और क्या हो जाएगा? fi log xi। पूरा फॉर्मूला वो ही है, बस यहाँ पर fi से और मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी सारी बातें वही। ठीक है, देख लीजिए, इतनी बात में कोई डाउट है आपको पूछ लीजिए। और यहाँ पर भी अपन ये लिखेंगे कि अब मेरे पास यदि दो ग्रुप हैं जिनके मेरे को साइज पता है, जिनको मेरे को ज्योमेट्रिक मीन पता है, तो मैं कंबाइंड ग्रुप का ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो एक बात यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, if G1 G2 are geometric means of two groups of size n1 and n2,
then geometric mean of combined group, मतलब यदि आपको बिल्कुल वैसी बात है जैसा अरिथमेटिक मीन में अभी आपको बताया था कि दो क्लास हैं, दोनों के आपको इंडिविजुअल अरिथमेटिक मीन दिए हैं। अब मैंने यदि क्लास को कंबाइन कर दिया तो वहां पर अरिथमेटिक मीन आप लिखते थे कंबाइंड ग्रुप का n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला हो जाएगा। वहां पर अपन क्या करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा कंबाइंड ग्रुप के लिए, इट इज log g इज इक्वल टू, लॉग के टर्म्स में लिखेंगे तो n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये है फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू ग्रुप्स। इसको आप 3 के लिए, 4 के लिए और k ग्रुप्स के लिए भी जनरलाइज्ड कर सकते हो। जितने आ जाएंगे उतने का सम बना देना डिवाइडेड बाय n1। हर जगह ऐसे ही कंसेप्ट यूज करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लेते हैं। इसमें एक और बात करेंगे अपन हार्मोनिक मीन पे। तो इस तरीके से तीनों मीन का जो छोटा छोटा सा पार्ट है रिवीजन का, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन, कभी भी आपको बताया कि हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन वैसे ही करेंगे कि आप गिवन ऑब्जर्वेशन को उल्टा करके एपी बना लो, एपी में सॉल्व करो, फिर फाइनल आंसर को उल्टा करके लिखो। बिल्कुल इसी तरीके से अपन यहाँ पर हार्मोनिक मीन लिखते हैं। पहला केस इसमें ये है कि मेरे पास यदि एन ऑब्जर्वेशन है, उनका हार्मोनिक मीन लिखना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, खत्म हो गया। ये फॉर्मूला है। मतलब हमने क्या किया है, यदि मेरे पास एन ऑब्जर्वेशन, उनका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, हर ऑब्जर्वेशन का उल्टा कर दूंगा, 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/xn। और अब इन रेसिप्रोकल वाले नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाल दूंगा, तो सबको ऐड करके बाई एन, ये हमारा आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। इसका अपन कर देंगे उल्टा तो बन जाएगा हार्मोनिक। ये हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला है। मतलब यदि आप इसको देखें तो ये ऐसा लिखा गया है, n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 और अप टू 1/xn। जैसे यदि आप 2 के लिए बात करें तो 2 के लिए आप जानते हो 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस b होता है। तो मैं a और b 2 नंबर्स ले लेता हूँ, तो n की जगह 2 हो गया, ये 1/a 1/b हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2ab अपॉन a प्लस b बन जाएगा। ठीक है, 2 के लिए ये चीज इस तरीके से आपको दिखती है। तो मेरे पास यदि n ऑब्जर्वेशन होंगे, उनका हार्मोनिक मीन निकालना होगा, तो कंसेप्ट ये है, उनका रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक मीन निकाल दो, फिर जो अरिथमेटिक मीन आएगा उसका पूरा उल्टा कर देना, तो हार्मोनिक मीन बन जाएगा। ये हो गया अनग्रुप्ड के लिए। जब आपका ग्रुप डेटा आएगा तो आपन ने कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला आएगा, बस ये चीज जो है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब दूसरा फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए आपको यही चीज कैसा दिखेगा, कैपिटल H बराबर यहाँ पर कैपिटल N हो जाएगा और सिग्मा i फ्रॉम 1 to n हो जाएगा, और ये fi इंटू 1/xi या fi/xi। यदि आप इसको ऐसा लिखना चाहें तो कैपिटल N अपॉन f1/x1 प्लस f2/x2 और अप टू fn/xn। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल N। यहाँ पर आपका वही होता है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, सिग्मा fi i फ्रॉम 1 to। यह है ग्रुप डेटा के लिए, चाहे अब वो ग्रुप डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हार्मोनिक मीन हम ऐसा कैलकुलेट करें। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
इसके बाद अपन पढ़ेंगे मीडियन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें मीडियन। तो जैसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप पढ़ रहे हो, सेंट्रल टेंडेंसीज में पहले आता है मीन। मीन अपन ने तीनों टाइप के देख लिए, EM, GM, HM। और अपन पढ़ रहे हैं इसमें मीडियन। फिर अपन पढ़ेंगे मोड। मीन, मीडियन, मोड, तीन ही बातें पढ़नी है। तो मीडियन, मीडियन को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, जैसे मीन को हम एक्स बार से डिनोट कर रहे थे, मीडियन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और मीडियन का जैसे डेफिनेशन है, मीडियन इज दी सेंट्रल मोस्ट और मिडिल मोस्ट वैल्यू। जो भी आपको अनग्रुप डेटा दिया होगा, अनग्रुप डेटा में जो सबसे बीच में जो वैल्यू आएगी वो आपकी मीडियन कहलाएगी। अब मीडियन निकालते वक्त एक बात का ध्यान में रखना है कि जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना है। फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन, first we arrange all the observation in ascending or descending order of their magnitudes. ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप देखेंगे कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिए। यदि आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन हो जाएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यदि आपके इवन है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, ये आपका जो होगा वो मीडियन होगा। मतलब जब मैं अनग्रुप डेटा की बात करूंगा तो अनग्रुप डेटा में सबसे पहले जैसे ही डेटा आएगा आपको उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। करने के बाद जो मीडियन होगा इट इज n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये यूज तब करना है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके ऑड। और मीडियन के लिए फॉर्मूला होगा इट इज n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ये यूज करेंगे जब आपका n इवन। तो ये पहला केस हो गया मीडियन निकालने के लिए। और ये पहली बात वहां पर लिख लेना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने, इवन है कि ऑड है, उसके अकॉर्डिंग ये जो भी ऑब्जर्वेशन बनेगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। मिडिल मोस्ट वैल्यू वही आएगी। तो इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अपन बात कर रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फिर अपन बात करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पेज नंबर 5 पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हर ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाएगा तब आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड केस अभी पहला हो गया। दूसरा, इन केस ऑफ discrete frequency distribution, first be और cumulative frequency table। सबसे पहले आप cumulative frequency table बना लीजिए। मतलब हर फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड करते जाइए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका मिल जाता है। और सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम आता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम का लास्ट वैल्यू होगा वो सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी होगा, उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आप CF कैलकुलेट कर लीजिए। और अब then the observation corresponding to cumulative frequency less than or equal to n/2 is the median of given data, where n क्या है,
तो एन वही है हर जगह, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी। तो आपने क्या करना है, जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो आपने सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, और सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी से जस्ट छोटी या फिर बराबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन लिखा होगा वही ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे, कैपिटल एन आएगा, कैपिटल एन का आधा करेंगे, आधे से बराबर या उससे जस्ट छोटा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने जो ऑब्जर्वेशन लिखा होगा वो आपका मीडियन। तो दिस इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगी आपकी, वो मीडियन बन जाती है। ये है तब जब आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो। ये है अनग्रुप डेटा के लिए। ये ग्रुप डेटा में पहला पार्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब ग्रुप डेटा का दूसरा पार्ट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया होगा तो क्या करें। तो तीसरा वाला है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, first we calculate, या first we find modal median class। सबसे पहले अपन मीडियन क्लास निकालेंगे। मतलब जब आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मतलब हर ऑब्जर्वेशन इंटरवल में दिया होगा, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 20 से 15 30 की फ्रीक्वेंसी 15 है, इस तरीके से जब आपको इंटरवल में दिया जाएगा तो उसको अपन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उस केस में भी सेम कंसेप्ट यूज करना है। वहां पे भी आप सारी फ्रीक्वेंसी का सम निकालोगे, फिर आपको वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जो n/2 से जस्ट छोटी हो या फिर बराबर हो, उसके करस्पॉन्डिंग इस केस में आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, वो आपका मीडियन हो जाएगा। बस इस केस में आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई क्लास मिलेगी, 10 से 20 मिल गई या 20 से 30 मिल गई तो आपको मीडियन क्लास मिलेगी। यही कंसेप्ट यूज करके यहाँ पे डायरेक्ट मीडियन मिलता है डिस्क्रीट में, जबकि यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता सिंगल, आपको क्या मिलता है उसकी जगह पर एक क्लास मिलता है, इसको अपन मीडियन क्लास बोलते हैं। और अब मीडियन क्लास से मीडियन निकालने के लिए वी यूज दी फॉलोइंग फॉर्मूला। ये पहली बात होगी, देन वी यूज फॉलोइंग फॉर्मूला। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इसमें L क्या है, एयर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। जैसे मीडियन क्लास मान लो आपका आया 25 से 30, ये मीडियन क्लास मिलेगी आपको। तो जो इसकी लोअर वैल्यू है वो आपकी एल हो जाएगी, मतलब एल का वैल्यू आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल एन तो आप जानते ही हो। सी एफ क्या है, सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहली वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो है सी एफ। ये वर्ड बड़ा ध्यान से समझ लेना। एल लोअर लिमिट या लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास है, एंड सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी है। CF is the cumulative frequency of the class preceding the median class। मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, और H जो है वो क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ कहलाती है। जो क्लास का इंटरवल है यहाँ पर 5 है, इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्लास विड्थ होगी। यहाँ पर H जो है वो 5 हो जाएगा। तो L H आपको इससे देख के मिल जाएंगे, एन आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगा, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, और सी एफ बस यहाँ पर ध्यान रखना है, सी एफ हम मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी नहीं लेते। सी एफ इज दी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट दी मीडियन। तो देखिए आपके पास तीन ही टाइप का डेटा है।
अनग्रुप्ड में मीडियन निकालने का फॉर्मूला इसके पहले वाले पेज पे आपको बताया था कि उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना है, लेकिन पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना है। जब आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं तब ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के ही दिए जाते हैं, तो यहाँ अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप डायरेक्टली बस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालिए, n/2 निकालिए, उससे जस्ट छोटा या फिर बराबर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन मीडियन हो जाएगा, या फिर इस केस में उसके करस्पॉन्डिंग आपको इंटरवल मिलेगा, उसको मीडियन क्लास बोलेंगे। मीडियन क्लास से मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला ये यूज करें। इतनी बात में आपको कोई डाउट है? तो सर n/2 और CF कभी इक्वल नहीं होंगे ना इसमें? नहीं, तो जीरो हो जाएगा ना, तब तो फिर लोअर लिमिट हो जाएगी। ओके सर। जनरली नहीं आता मैक्सिमम केसेस में। और अब ये आपका मीडियन हो गए सारे, और फिर आप मोड की बात कर लेते हैं। तो मोड आप ये जानते हो, ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। तो जब आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिए होंगे 1 2 2 3 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10, मान लो ये ऑब्जर्वेशन दिया है, तो 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो 6 मोड हो गया। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको अपन मोड बोलेंगे। दूसरा, जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तब भी मोड आप बड़ा इजीली बता दोगे, क्योंकि डिस्क्रीट में आपको ऑब्जर्वेशन देंगे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देंगे, जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन आपका मोड हो जाएगा। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका 5 बार, दूसरा ऑब्जर्वेशन 10 बार, तीसरा ऑब्जर्वेशन 15 बार, चौथा ऑब्जर्वेशन 10 बार, पांचवा ऑब्जर्वेशन 5 बार आया, तो जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन है 15, तीसरे वाले ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हुई तो वो तीसरा वाला ऑब्जर्वेशन मोड हो जाएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो मोड होगा। तो डिस्क्रीट में और अनग्रुप डेटा जब आएगा तब फ्रीक्वेंसी आपको देख के पता लग जाएगी। जब ग्रुप डेटा आएगा उसमें जब डिस्क्रीट वाला केस आएगा तो भी फ्रीक्वेंसी देख के आप बता सकते हो कि मोड क्या होगा। अब लेकिन जब आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डायरेक्ट मोड नहीं मिलेगा, मॉडल क्लास मिलेगी। मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी जब सबसे ज्यादा होगी उससे आपको मॉडल क्लास मिलेगा, जैसे आपके यहाँ पे मीडियन क्लास मिलता था। अब मॉडल क्लास से मोड निकालने के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मॉडल क्लास से मोड निकालने का फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है। सो मोड आप जानते हैं सभी लोग, उस पर अपन ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। मोड, ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। तो डिस्क्रीट के लिए आप कर लेंगे अनग्रुप्ड आए, डिस्क्रीट आए, दोनों भी केसेस में ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। तीसरे केस में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको यहाँ पर मॉडल क्लास मिलेगा, मतलब क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मॉडल क्लास से मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, मोड को हम एमओ से डिनोट कर देते हैं। तो मॉडल क्लास से मोड निकालने के लिए फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम है। कौन बताएगा? संकेत तुपकर बताएं। संकेत तुपकर फॉर्मूला बताओ, है कि नहीं? अरे है तो चुपचाप बैठे हैं, उठो जागो। तुपकर संकेत। हाँ सर। हाँ देखो, नहीं पता है तुम्हारे हाँ सर से हमको पता लग गया है। चौधरी कल्पेश, नहीं पता? यस सर। फॉर्मूला बताओ। नहीं पता, चलो देखो। तो ये आता है L प्लस FM माइनस FM माइनस 1 ट्वाइस ऑफ FM माइनस 1 FM प्लस 1 इंटू H। तो L तो आपको पता ही है, लोअर वैल्यू हो जाएगी,
एच भी पता है, क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल हो जाएगा। अब FM क्या है? FM is the frequency of modal class. FM-1 is the frequency of class preceding the modal class. FM+1 is the frequency of class succeeding the modal class. तो इतना है, बाकी सब जगह सेम। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लें। सिंपल है फॉर्मूला याद रखने में। जो ऊपर लिखा है, यदि कहीं कंफ्यूजन होता है तो वही का वही यहाँ पर है, यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ FM+1। बस इतना है, आपको ध्यान में रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है कि जो मोड होता है, बहुत छोटे से 10 से आप पढ़ते आ रहे हो कि मोड जो है इट इज 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये मीडियन, मोड और मीन में रिलेशन है। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। 3 में से कोई भी 2 देंगे, तीसरा आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये फॉर्मूला को याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आगे हेल्प करेगा। तो जो मैं आपको बताया कि ये स्टैटिस्टिक्स टोटल 2 पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट इसमें है सेंट्रल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मतलब जो सेंट्रल वैल्यूज हैं उनका मेजरमेंट यहाँ पर हम देखते हैं। और जो सेंट्रल वैल्यूज हैं उसमें आपका या तो मीन आता है या मीडियन आता है या फिर मोड आता है। तो अपन ने तीनों पर डिस्कस किया और तीनों में 3 प्रकार के डेटा पे डिस्कशन किया। 3 प्रकार का डेटा आपको ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं, अनग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा 2 टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालने की 3 मेथड आपको बताई हैं, डायरेक्ट मेथड है या एज्यूम्ड मीन मेथड है या स्टेप डेविएशन मेथड है। फिर हमने अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी, GM बताया, HM बताया। और फिर मीडियन पे हमने डिस्कशन किया। तीनों भी केसेस में मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू या सेंट्रल मोस्ट वैल्यू होती है। और मीडियन और मोड के वक्त जो क्लास, मीडियन क्लास से मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, मॉडल क्लास से मोड निकालने का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले बस अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। और एक रिलेशन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपने यहाँ तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में इतना है। अब अपना जो शुरू होगा वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। उसमें अपन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, ये सारी बातें वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कशन करेंगे। इसको अपन अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक। सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।